हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का लास्ट यानी कि 7th चैप्टर, जिसका टाइटल होता है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। देखिए, जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। पहली बात, आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लेके आते हो। फैक्ट्री में जब वो चीज आती है तो आप कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, यानी कि उसके अंदर वैल्यू एडिशन करते हो, जिसे हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं या फिर सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तो रॉ मटेरियल जहां से लेते हैं वो हो गया आपका प्राइमरी एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग जहां पे होती है वो होती है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब ये चीज कस्टमर तक पहुंचाई जाती है थ्रू डिफरेंट सर्विसेज, तो वो जो सर्विस सेक्टर वाला पार्ट होता है वो आपका हो जाता है टर्शरी सेक्टर, राइट? टर्शरी सेक्टर, जिसे आप लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हो। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, अब रॉ मटेरियल मान लो एग्रीकल्चर की हम लोग बात करें या किसी माइनिंग की बात कर सकते हो आप, उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाया जाएगा? उसको पहुंचाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी? ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। कोल है या आयरन ओर है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनको फैक्ट्री तक लेके आने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। वो ट्रांसपोर्टेशन कई तरीके से हो सकती है। वो पाइप्स के थ्रू भी हो सकती है, वो रेलवेज के थ्रू भी हो सकती है, वो एयरवेज के थ्रू भी हो सकती है, वो वाटरवेज के थ्रू भी हो सकती है। अब जब एक बार फैक्ट्री से आपने प्रोडक्ट बना लिया, उस फैक्ट्री से प्रोडक्ट को पहले तो आपको वेयर हाउस तक लेके जाना पड़ेगा, वेयर हाउस से आपको डिस्ट्रीब्यूटर तक लेके जाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से आपको रिटेलर तक लेके जाना पड़ेगा, रिटेलर से फिर वो कस्टमर तक जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कस्टमर तक वो सामान जाता है, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन में कई तरीके से, एयरवेज, वाटरवेज, लैंड, है ना, उस तरीके से हो सकता है। ये चीज हो गई। अब ये सारी की सारी चीजें जो है इंडिया की टेरिटरी के अंदर होती हैं, लेकिन हम सिर्फ अपनी टेरिटरी के अंदर ये काम थोड़ी करते हैं। बहुत सारे गुड्स ऐसी होती हैं जिसको हम लोग फॉरेन कंट्री से भी इंपोर्ट करते हैं। तो वो इंपोर्ट भी अलग अलग माध्यम से हो सकता है, अलग अलग मीडियम से हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, गुड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं और आउटर वर्ल्ड यानी कि दूसरी कंट्रीज के साथ हम उसको ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक्सपोर्ट भी कई सारे तरीके से हो सकता है। तो ये जो, और अब देखें, आप बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखते होंगे टेलीविजन में, है ना, विराट कोहली, धोनी, सचिन, बहुत सारी चीजों की एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या है? ये भी तो उस प्रोडक्ट को बेचने का तरीका होता है, ये भी सर्विस सेक्टर का पार्ट होता है। जब कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा आदमी, इन्फ्लुएंशियल आदमी आपसे कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट भी दोस्तों एक तरीका होता है अपने प्रोडक्ट को आप तक लेके आने का, ठीक है? तो वो कम्युनिकेशन कई तरीके से हो सकता है। वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, वो मूवीज के थ्रू भी हो सकता है, वो न्यूज़पेपर के थ्रू भी हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं मीडियम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन मीडियम का यूज करके वो प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर तक पहुंचता है। बेसिकली हम यहां पे बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये पूरे का पूरा चैप्टर होगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट माना जाता है। आगे वाली बात, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कई चीजें यहां पे ऐसी हैं जो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कई बार स्कीम्स, जैसे उन्होंने जो है वो सागरमाला जो है प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे के कई सारे प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। सरकार जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहती है, जिससे जो टोल टैक्स होते हैं वो फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे। वो टोल टैक्स टेक्नोलॉजी क्या होती है, फास्टैग क्या होता है, सैटेलाइट का हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं ट्रैफिक कंजेशन को यूज दूर करने के लिए, है ना। और INSS, कल हम लोगों ने जो है, जब प्रीवियस क्वेश्चन की हम लोगों ने एनालिसिस की थी, उसमें हम लोग IRNS, ठीक है, इंडिया का जो रीजनल नेविगेशन स्पेस है, सैटेलाइट हम लोगों ने जो छोड़ा है, उसका हम लोग कैसे नेविगेशन के लिए प्रॉपर यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी फ्लीट ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से कई चीजें यहां पे आप करंट अफेयर से जोड़ के आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो यूनिट है प्रीलिम्स की बजाय मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस यूनिट में क्या, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आपकी 10th की एनसीईआरटी है, जिसका लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद हम 11th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास 4 एनसीईआरटी होती हैं, वो 10th, वो 11th और 12th वाली ही होती हैं।
अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो, पहले अपन अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, फिर आप लोग 6, 7, 8, 9 से पढ़ सकते हो। अगर आप फ्रेशर्स नहीं हो, पहले आपने अटेम्प्ट लिखा हुआ है या फिर आपने बेसिक्स कवर कर रखे हैं, उसके बावजूद भी 11th और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 एनसीईआरटी हमारे पास 11th की हैं, 2 एनसीईआरटी हमारे पास 12th स्टैंडर्ड की हो जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। तो कहता है कि वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। आपकी डेली लाइफ में हम बहुत सारा मटेरियल और सर्विसेज का यूज करते हो। जिसका एग्जांपल, जैसे मटेरियल तो देखा समझ गए होंगे, जो आईपैड है, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये लैपटॉप है, ये सबका सब मटेरियल है। अब खाने पीने की चीजें जो है अब किचन के लिए लेके आते हो, वो सबका आपका मटेरियल हो जाता है। सर्विसेज भी हम लोग यूज करते हैं, हम लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, हम लोग जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं अभी यूट्यूब, ये क्या है, ये भी तो एक सर्विसेज है ना, आप मेरे से सर्विस ले रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें सर्विस हो जाती है। आप ट्रांसपोर्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो, मेट्रो से ट्रेवल करते हो, ये सब सर्विसेज का पार्ट है। जब मेट्रो से ट्रेवल करते हो, वहां पे आप गुड्स एक्सचेंज थोड़ी कर रहे हो, आप सिर्फ उस सर्विस का फायदा उठा रहे हो और उस सर्विस के बदले में आप उनको पैसा दे रहे हो। तो गुड्स और सर्विसेज जब भी एक्सचेंज की जाती हैं तो हमेशा यहां पे मनी एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वो चीजें वही कर रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पे डिमांड होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां से सप्लाई की जाती है। जैसे आपके किचन में आपको डिमांड है, किसकी, सब्जियों की डिमांड है, लेकिन वो सब्जियां आपके किचन में तो प्रोड्यूस नहीं होती, वो सब्जियां प्रोड्यूस करी जाती हैं किसी खेत में। तो उस खेत से सप्लाई की जाएगी वो सामान वहां तक जहां उसकी डिमांड है। मतलब डिमांड लोकेल्स एंड सप्लाई लोकेल्स। डिमांड लोकेल्स मतलब जहां उसकी डिमांड है वो लोकेशन, सप्लाई लोकेल्स मतलब जहां से सप्लाई की जाती है। सो दैट पर्टिकुलर गुड और सर्विस नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सप्लाई पॉइंट टू डिमांड पॉइंट। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सकते हैं। कहता है सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स, दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन। कुछ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग माइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिनका काम होता है उस प्रोडक्ट को सप्लाई साइड से लेके डिमांड तक पहुंचाना, जिसे हम लोग ट्रेडर्स कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री की किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा वो एफिशिएंट होगा उतनी ही ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट होगी। कैसे, मान लो किसी पर्टिकुलर खेत में किसी फार्मर ने पोटैटो ग्रो किया। अब पोटैटो जो है एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, अगर बहुत दिन तक आप इसको रख के रखोगे तो वो खराब हो जाता है। अब उस पेरिशेबल प्रोडक्ट को, मतलब उस पोटैटो को 500 किलोमीटर दूर किसी सिटी में पहुंचाना है। अगर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो वो पोटैटो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में किसी सिटी तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा, वहां पे रोड्स अच्छे नहीं होंगे, अगर वहां पे रेलवे कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो उसी सेम प्रोडक्ट को पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और वो जो समय लगेगा ना उसमें वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो यहां पे दो चीजें होंगी, एक तो वो टोटल पूरी तरह से खराब हो गया, दूसरी बात ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो टाइम लगा उस टाइम की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर रीजन या कंट्री, किसी पर्टिकुलर एरिया की अगर आपको इकोनॉमी डेवलप करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो सबसे पहली जरूरत होती है कि आप ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट कीजिए, सड़कें अच्छी बनाइए, बढ़िया रेल नेटवर्क बनाइए, इनलैंड अगर वाटर वहां पे अवेलेबल है तो आप उसको डेवलप कीजिए, जिससे टाइम भी बचेगा और चीजें खराब भी नहीं होंगी। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप था वो दूर हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये कई तरीके से हो सकता है, लैंड के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, एयर के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। आप यहां पे देख सकते हो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लैंड में क्या क्या आ जाता है आपका, रेल, रोडवेज आ जाता है, रेलवेज आ जाता है, पाइपलाइन, तीनों चीजों के थ्रू हम लोग करते हैं। वाटर में क्या आ जाता है, इनलैंड वाटरवेज एंड ओवरसीज। इनलैंड मतलब जैसे विद इन इंडिया, जैसे हल्दिया टू कलकत्ता हम लोग ट्रांसपोर्ट, हल्दिया टू दुबरी, इलाहाबाद टू कलकत्ता, है ना,
कोल्लम, कोट्टापुरम, तो ये इंडिया के जो इनलैंड वाटरवेज हैं, जो नदियों वगैरह में जो होती हैं, लेक्स होती हैं, वहां से हम यूज करते हैं। ओवरसीज जब हम लोग इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में सामान को भेजते हैं थ्रू शिप्स, ठीक है, कार्गोज, वो हो जाता है आपका ओवरसीज। एयर के थ्रू भी होता है, डोमेस्टिक एयरवेज जैसे दिल्ली से कलकत्ता, एंड इंटरनेशनल एयरवेज जैसे दिल्ली टू लंदन। अब ये पब्लिक अंडरटेकिंग भी होता है, मतलब सरकारी भी होता है और प्राइवेट भी होता है। जैसे एयर इंडिया, इट वाज सरकारी ना फ्यू वीक्स अगो, अब तो ये प्राइवेट हो गया है। प्राइवेट एयरलाइंस जैसे हमारे पास बहुत सारी एयरलाइंस है, जेट एयरवेज है हमारे पास, स्पाइस जेट है, तो बहुत सारी प्राइवेट है। तो ये प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब कहता है आज के समय में पूरी दुनिया इट्स इंटरकनेक्टेड। आज के समय में पूरी दुनिया जो है एक बड़े विलेज की तरह हो गई है। जैसे विलेज में क्या होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई चीज मेरे पास है, आपके पास नहीं है, तो मैं आपसे एक्सचेंज कर सकता हूं। कोई चीज आपके पास है, मेरे पास नहीं, मैं आपसे एक्सचेंज कर सकता हूं। तो आज के समय में पूरी दुनिया ही एक लार्ज विलेज हो गई है। कहीं पे किसी चीज की डिमांड होती है, कहीं पे उसकी सप्लाई होती है, कहीं पे डेफिसिट होती है, कहीं पे सरप्लस होती है। तो जहां से सरप्लस होती है वहां से हम लोग डेफिसिट वाले एरिया में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। और अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया भी इस पूरे विलेज का पार्ट है। तो इंडिया इज ऑल्सो वेल कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और ये जो कनेक्शन होता है दोस्तों, इससे क्या सिर्फ ट्रेड में फर्क पड़ता है? क्या सिर्फ ट्रेड एक्सचेंज होती है? नहीं, इस ट्रांसपोर्टेशन से बहुत सारी चीजें जो है वो हम लोग एक्सचेंज करते हैं। सोशो कल्चरल एक्सचेंज होता है। सोशो कल्चरल एक्सचेंज होता है, जैसे अब इंडिया से अरब कंट्री का बहुत पुराना लेन देन है। अरब कंट्री से बहुत सारी चीजें वो इंडिया में आई, उनकी लैंग्वेज आई, कल्चर आया, बाद में रिलीजन भी आया। इसी तरह से इंडिया का जो ट्रेड था वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ बहुत ज्यादा था। आज भी साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप जाओगे, इफ यू गो टू कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां पे इंडिया के कल्चर का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। तो कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, इकोनॉमिक एक्सचेंज भी होता है, लिंग्विस्टिक एक्सचेंज भी होता है, भाषा का चेंज हो जाती है। आज के समय में हमारी कंट्री में बहुत सारे शब्दों का ऐसा यूज किया जाता है जो इंडिया का ओरिजिन है ही नहीं, या तो वो इंग्लिश से आए हैं या फिर वो फारसी भाषा से आए हैं। इवन हिंदी, हिंदी खुद एक हिंदी वर्ड नहीं है, ठीक है। उर्दू, तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों ने, जो लिंग्विस्ट एक्सचेंज भी हुआ है। फॉरेन कंट्री में भी बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं संस्कृत या हिंदी से लिए गए हैं, जैसे ब्रदर, फादर, मदर, वो सारी चीजें आप जो है संस्कृत से ली गई हैं। ऐसे ही हमारी भाषाओं में भी एक्सचेंज हुआ है। तो ये जो ट्रेड होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से नहीं होता है, कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, लिंग्विस्टिक एक्सचेंज भी होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। खैर, तो वो चीज हो गई, थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो पुरानी बात हो गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। कहता है तो ट्रांसपोर्ट के देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोडवेज के बारे में बढ़ते हैं। इंडिया में जो है ना, इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जैसे चाइना है, यूएसए है, इंडिया है, बहुत बड़ा नेटवर्क है यहाँ पे रोडवेज का। 56 लाख किलोमीटर के इंडिया में रोड है। रोड हमारे यहाँ पे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि हम लोगों ने रेलवे को भी ओवरटेक, रोडवेज ने रेलवेज को भी ओवरटेक कर लिया है। कई सारे कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से इंडिया में रोड नेटवर्क को प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू रेलवेज। अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, डिस्कस द रीजंस, और ऐसे बोल सकता है कि अकाउंट फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज ओवर द रेलवेज, या फिर डिस्कस द रीजंस व्हाई रोडवेज आर मोर इंपॉर्टेंट देन द रेलवेज इन इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कई तरह से वो देखिए, तो लैंग्वेज है ना, किसी तरह से आर्टिकुलेट कर सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन यही है, इफ दे आस्क यू अबाउट रोडवेज वर्सेस रेलवेज, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। व्हाई इन इंडिया इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज इज मोर देन द रेलवेज, क्वेश्चन आपको वो 10 नंबर में पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप एनसीईआरटी से दे सकते हो। कैसे, देखिए, क्यों इंपॉर्टेंट है रोडवेज, या फिर रोडवेज की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों हो गई है। इसके कई सारे कारण हैं। पहली बात, जो रोड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो रेलवे के कंपैरिजन में कम होती है।
इसका मतलब रोडवेज को बनाना सस्ता पड़ता है, रेलवेज लाइन को बिछाना महंगा पड़ता है। पहली बात तो यह होगी। दूसरी बात कहता है रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड द अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। रोडवेज को बनाना तो सस्ता है ही, रोडवेज को आप उन एरियाज में भी बना सकते हो जहां पे रोड रेलवे को बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी होती है, उबड़ खाबड़ जो जमीन होती है, या फिर जो दूर दराज के एरिया होते हैं, वहां पे रोडवेज को लेके जाना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू रेलवेज। ये चीज हो गई। आगे कहता है दैट रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स। तो पहाड़ी एरिया में जहां पे स्लोप ज्यादा होता है, ग्रेडियंट ज्यादा होता है, वहां पे रोडवेज को कंस्ट्रक्ट करना इज मच मच इजियर देन द रेलवेज। ये कारण हो गया। माउंटेनियस एरियाज की बात कर रहे हैं। आगे से कहता है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्यू पर्सन इन द रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ द गुड्स। अगर छोटे डिस्टेंस पे, मान लो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20-50 किलोमीटर तक, अगर छोटे डिस्टेंस तक आपको कुछ लोगों को ट्रांसफर करना है या फिर छोटे अमाउंट्स को ट्रांसफर करना है, तो रोडवेज में ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू रेलवेज। अब 20-25-50 किलोमीटर के लिए आप रोडवे थोड़ी बनाओगे और रेलवे थोड़ी बनाओगे। अब रेल के थ्रू तो ज्यादा लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रेल के थ्रू तो भारी भरकम सामान को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अगर आपको 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, 100-200 केजी अगर आपको लेके जाना है, आप उसको रेलवे में डाल के थोड़ी लेके जाओगे। रोड्स के थ्रू वो ज्यादा सस्ता पड़ता है, इसीलिए जो है रोडवेज ने रेलवेज को ओवरटेक कर लिया है इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस। आगे कहता है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। भैया रोडवेज तो आपकी दुकान के सामने भी आ सकती है ना, रेल थोड़ी आ सकती है वहां तक। तो डोर टू डोर सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। आपको किसी सामान को लोड करना है या अनलोड करना है, जैसे मेरे घर के पास में एक दुकान है जहां से हम लोग सामान लेके आते हैं, यहां पे सुबह सुबह दूध वाला का जो टेम्पो भर के आता है, उस टेम्पो को दूध जो है वो अनलोडिंग करता है, फिर कुछ और सामान हो गया उसको अनलोडिंग करता है, और यहीं से उसको लोडिंग करके भी लेके चला जाता है, या जिस फैक्ट्री से वो आता है लोडिंग करके लेके चला जाता है। तो लोडिंग और अनलोडिंग आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराती है, जो इजी आप रेलवे में नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा कहता है रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड जो है वो दूसरे नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है, जैसे अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं उनको रोड के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। अलग अलग जो आपके एयरपोर्ट्स हैं या सी पोर्ट्स हैं उनको आप रोडवेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, है ना। और इसी के लिए तो रेलवे को रोड को कनेक्ट करने का काम ब्रिटिशर्स लोगों ने किया था। इंडिया में जो इंटीरियर एरियाज हैं, मान लो जो कॉटन ग्रोइंग एरिया हैं या शुगर ग्रोन एरियाज हैं, या जब टी प्लांटेशन या कॉफी प्लांटेशन की जाती है, वहां से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रोड्स लेके आए, कहां तक, पोर्ट्स तक लेके आए। अब वो क्या करते थे, वहां से रॉ मटेरियल को पोर्ट्स तक लेके आते थे, उन पोर्ट से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में या कहीं और, वहां से उसको मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उसको वैल्यू एडिशन करते थे, उस प्रोडक्ट को वापस इंडिया में इंपोर्ट करके पोर्ट्स तक लेके आते थे, फिर वो उन पोर्ट से उसको इंटीरियर एरियाज में जो है सिटीज में लेके चले जाते थे। तो रोड जो है ना वो दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी कनेक्ट करने का काम करता है। तो इन सारे के सारे रीजन की वजह से देखिए कितना नंबर 10 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम आपका यहां से हैंडल हो जाता है। तो इन सारे रीजन की वजह से रोड्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट देन रेलवेज इन इंडिया। ठीक है। तो ये कुछ रीजन देखे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 रीजन अगर एग्जाम में बता देते हो तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। दैट्स इट। चलिए आगे कहता है इंडिया में अगर आप रोड्स को कैटेगराइज करते हो तो 5-6 कैटेगरी में बेसिकली इंडिया में रोड्स को कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला होता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। क्वाड्रिलेटरल मतलब ये होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जिसकी 4 डायमेंशंस होती हैं, उसको क्या कहते हो आप, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हो। जैसे कोड भी है हमारे पास, है ना, कोड ग्रुपिंग, जिसमें कौन कौन है, इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो 4 प्लेयर होते हैं, क्वाड मतलब 4। तो वो क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की बात कर रहा है, मतलब इसके अंदर 4 मेजर सिटीज इन्वॉल्व है, इंडिया की 4 सबसे बड़ी सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन्वॉल्व हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई
ठीक है, इन चारों सिटीज को कनेक्ट करता है थ्रू 6 लेन सुपर हाईवेज। याद रखना ये 6 लेन है, एग्जाम में आपसे कंफ्यूज कर सकता है, 4 लेन बोल सकता है, 8 लेन बोल सकता है ना, तो 6 लेन्स है, याद रखना। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इन लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, ये भी है हमारे पास। नॉर्थ में श्रीनगर और साउथ में कन्याकुमारी को भी ज्वाइन करने का हमारे पास एक सुपर हाईवे है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ऐसे ही हमारे पास एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है, जो ईस्ट में सिलचर यानी कि जो आसाम के अंदर सिटी पड़ती है सिलचर, उसको कनेक्ट करता है। किससे? गुजरात में सिटी है पोरबंदर, उसको कनेक्ट करता है। तो इनके बीच में भैया 6 लेन जो है हाईवे हम लोगों को बनाना है, मतलब बनाया जा चुका है बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए जो थोड़ा सा ये ग्रे कलर आपको नजर आता है, यहाँ से शुरू होता है श्रीनगर से, श्रीनगर से शुरू होते हुए जीता कहाँ पहुंचता है, ये आपका पहुंचता है यहाँ पे कन्याकुमारी तक पहुंचता है। ठीक है, कन्याकुमारी तक आता है। ये आपका लिखा हुआ है नेशनल हाईवे 7। क्या लिखा हुआ है? नेशनल हाईवे 7। हालांकि अभी इसका नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करता है, दिल्ली से शुरू होता है, फिर आता है वो यहाँ पर मुंबई तक आता है, मुंबई से वो आपका चेन्नई तक आता है, चेन्नई से फिर वो आपका कलकत्ता तक चला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। उसी तरह आपका जो वेस्ट में यहाँ का पोरबंदर है गुजरात में, और आसाम में जो यहाँ पे सिलचर है, तो इनको भी जोड़ता है आपका ईस्ट वेस्ट हाईवे। अब अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें यहाँ पे करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैप वर्क अगर आपको करना है, देखिए जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, तो वो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कहां पे इंटरसेक्ट करता है? वो इंटरसेक्ट करता है यहां पे झांसी में इंटरसेक्ट करता है। याद रहेगा आपको, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को झांसी में इंटरसेक्ट करता है। नॉर्थ साउथ जो आपका कॉरिडोर है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ओवरलैप करता है बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, ये भी आपको यहां पे देखना पड़ेगा। सिर्फ यहीं पे ओवरलैपिंग नहीं है, एक और ओवरलैपिंग है। जो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, यानी कि जो पोरबंदर से सिलचर वाला जो आपका कॉरिडोर है, वो आपके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को कहां पे ओवरलैप करता है? वो उसको ओवरलैप करता है यहां पे बिटवीन उदयपुर एंड बिटवीन यहां पे कृष्णगिरी नाम की जगह है यहां पे। ठीक है, उसको आपस में ओवरलैप करता है। तो ये ओवरलैप वाले पॉइंट भी आपको देखने पड़ेंगे। उसके अलावा यहां पे भी ओवरलैप करता है कानपुर में। ठीक है, यहां पे भी ओवरलैप करता है। उसके अलावा जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो नॉर्थ साउथ से उसको एक जगह पे और ओवरलैप करता है, यहां पे आपका बेंगलुरु है, बेंगलुरु। ठीक है, और यहां पे आपका आ जाता है कृष्णगंज, तो इनके बीच में ओवरलैप करता है। ये भी पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे यही इस तरह की चीजें कई बार पूछ लेता है। ठीक है, कहां पे ओवरलैप करता है, कहां पे इंटरसेक्ट करता है, ये सारी सारी चीजें आपकी हो गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे कहता है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है या फिर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, इसकी कौन देखरेख करता है, कौन इसको इंप्लीमेंट करता है? इसे इंप्लीमेंट करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया एक तो आपका। दूसरे आपके हो जाते हैं नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज दोस्तों वो हाईवेज होते हैं जो एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ कंट्री को आपस में कनेक्ट करते हैं। बेसिकली जो स्टेट्स की कैपिटल्स होती हैं, ठीक है, उनको भी कनेक्ट करते हैं। इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, मेंटेन करता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD। जैसे इसने यहां पे एक एग्जांपल दिया है, NH1 का एग्जांपल दिया है बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शेर शाह सूरी मार्ग। हालांकि भी इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम मेरे ख्याल से NH44 हो चुका है। ठीक है, सरकार ने जो है नई नाम नेमिंग शुरू की है, तो वो नई नेमिंग आपको देखना चाहिए। NH1 अभी चेंज हो गया है, NH1 अभी आता है उरी के बीच में और लेह के बीच में। ठीक है, तो ये थोड़ा नामकरण चेंज कर दिया है सरकार ने, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो नए नाम चेंज हो गए हैं। जो INH2 हुआ करता था पहले दिल्ली कलकत्ता वाला, उसका नाम अभी चेंज करके इन्होंने NH19 कर दिया है। ठीक है, और जो NH1 था ये अभी NH44 का पार्ट हो चुका है, जो कि आपका जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, नाम थोड़ा चेंज हो गए हैं। ठीक है, खैर ये तो आपका करंट अफेयर वाला चीजें हैं, तो इसको थोड़ा आप अपडेट कर लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, नेट पे सर्च करोगे तो आपको नाम मिल जाएगा इजीली, आराम से।
फिर आते हैं आपके स्टेट हाईवेज। तो स्टेट हाईवेज वो होते हैं जो स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करता है। इसको कौन मेंटेन करता है? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो है, जो अलग अलग जो तहसील्स होती हैं है ना, उसके अंदर काम आते हैं, तो जिला परिषद इनको मेंटेन करता है। उसके अलावा जो अदर रोड्स होते हैं जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो अलग अलग गांव हैं, उन गांवों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है ना, एवरी विलेज को पक्के रोड से कनेक्ट करना है। फिर आते हैं आपके बॉर्डर रोड्स, जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल तो पहाड़ी एरिया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहां पे जो मेंटेनेंस की जाती है उसे आप बॉर्डर रोड्स कहते हो। ठीक है, बॉर्डर जो रोड है, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसने बता रखी हैं। उसके अलावा इनको जो मेंटेन करने का काम होता है वो भी हमारा जो है जो बॉर्डर रोड नेटवर्क है वो करता है। रेलवेज की अगर आप बात करो, रेलवेज, ठीक है, रेलवेज इंडिया में पैसेंजर और फ्रीट के लिए, फ्रीट मतलब सामान की वो बात कर रहा है, ठीक है, पैसेंजर और फ्रीट के लिए प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आज से नहीं, ब्रिटिशर्स के टाइम से है ना। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे नेटवर्क को बिछाना शुरू किया था और बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने उसको एक्सपेंड किया है, तो बहुत सारी चीजों के लिए रेलवे नेटवर्क्स का यूज किया जाता है। बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है, साइट सीइंग के लिए जो है किया जाता है, पिलग्रिमेज, है ना, आपको कहीं पिलग्रिमेज जाना है, जैसे आपको बनारस जाना है, तिरुपति जाना है, कहीं भी जाना है तो आप रेलवे के थ्रू आपस में जा सकते हो, तो इजीली कनेक्टेड है। 150 साल से पुराना इतिहास है इंडिया में रेलवेज का। 1853 में सबसे पहले इंडिया में रेल चलाई गई थी, 34 किलोमीटर उसकी लेंथ थी, बिटवीन मुंबई एंड थाने, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए रेलवे इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलाइजेशन इन इंडिया और नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में जो रेलवे था ना दोस्तों, रेलवे ने इंडिया में नेशनलिज्म को स्प्रेड करने में बहुत सहायता की। क्योंकि रेलवेज के थ्रू अलग अलग एरियाज के लोग आपस में कनेक्ट हो सकते थे। अब आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कोई आदमी चेन्नई से है और कोई आदमी जो है अमृतसर से है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो जब कोई चेन्नई वाला आदमी, मान लो वो पंजाब में जाता है, तो उसको समझ में आती है कि जो प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स की वजह से चेन्नई के लोग फेस कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम्स पंजाब के लोग भी फेस कर रहे हैं। और रेलवेज के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया कि वो दोनों लोग अपनी इश्यूज को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। एक वननेस वाली फीलिंग आती है, एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग आती है, नेशनहुड वाली फीलिंग आती है। तो रेलवेज ने नेशनलिज्म को और नेशनहुड को डेवलप करने में इंडिया में बहुत सहायता की, जिसका मैनिफेस्टेशन आप इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में देख सकते हो। जैसे कांग्रेस इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। कांग्रेस में ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक दूसरे के साथ आए और उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए काम किया। तो ये सारे की सारी चीजें ना, कई सारे रीजन हो सकते हैं इंडिया में नेशनलिज्म को प्रमोट करने में, जिसमें रेलवेज का भी एक इंपॉर्टेंट हाथ है। तो आप रेलवे वाला पॉइंट जो है वहां पे भी ऐड कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड द नेशनलिज्म एंड ऑल दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेलवे का पैटर्न का इंडिया में, वो जैसे रोडवेज को कई सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, ऐसे ही रेलवे नेटवर्क को डेवलप करने में भी कई सारी चीजें इन्फ्लुएंशियल होती हैं। जैसे फिजियोग्राफी, वहां की फिजियोग्राफी कैसी है, वहां का लैंड फॉर्म कैसा है ना, वो हिली है कि वो प्लेन है, वो सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। वहां पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कितने हैं, है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है या फिर वो एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, वहां पे माइनिंग की जाती है, उसके बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है कि वहां पे रेलवे लाइन बिछाई जाए कि नहीं बिछाई जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी होते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे नदर्न प्लेन्स की इसने बात की है, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, यहाँ पे रोडवेज के साथ साथ रेलवे नेटवर्क भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। क्यों है? बहुत सारी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। जैसे एक तो ये जो एरिया है ना, डेफिनेटली वो प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में रेलवेज को बिछाना, उसकी लाइन को बनाना इजी होता है, इस वजह से वहां पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट है। लेकिन साथ के साथ जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स भी हैं, तो रिवर्स के ऊपर ब्रिज भी बनाए गए हैं। एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में यानी कि जो इंडियन पेनिनसुला वाला रीजन है, वहां पे रेलवेज को उनकी लाइन को बिछाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो प्लेटू एरिया है, उबड़ खाबड़ एरिया है
है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। हाँ, जो लोअर रीजन्स हैं वहां पे आराम से आप बना सकते हो। जैसे वेस्टर्न हिमालय की, वेस्टर्न घाट्स की इसने बात की। वेस्टर्न घाट्स तो एक कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है, तो उसके थ्रू अगर आपको रेलवे लेके जानी है तो कुछ पास वहां पे या कुछ घाट वहां पे है जिसके थ्रू आप रेलवे को जो है कर सकते हो। उसके अलावा जो माउंटेनियस रीजन्स हैं वहां पे आप रेलवे बिछाना बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वहां भी कंडीशंस थोड़ी सी खराब होती हैं, पॉपुलेशन भी वहां पे काफ़ी कम होती है, तो रेलवेज को इतना खर्चा करके रेलवे को लेके जाना वहां पे इतना पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा है कि आप वहां पे रोडवेज लेके जाओ। उसके अलावा गुजरात में जैसे कुछ मडी एरियाज हैं, स्वम्प्स हैं, वेस्टर्न राजस्थान में हो गया, या फिर जो मध्य प्रदेश में इंटीरियर में जो काफ़ी फॉरेस्टेड एरियाज हैं वहां पे भी रेलवे लाइन को बिछाना इतना ईजी नहीं है। तो अलग अलग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि रेलवे लाइन वहां पे बिछाई जाएगी कि नहीं बिछाई जाएगी। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो सह्याद्री वाला वो आपको मैंने बता ही दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि इंडिया में रेलवेज की इंपॉर्टेंस के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया, लेकिन कुछ रेलवेज कई सारी प्रॉब्लम इंडिया में फेस कर रहा है। ठीक है, इंडिया में रेलवे जो है वो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर एक अंडरटेकिंग है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें लगभग 17, 18, 20 लाख लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमारे रेलवे फेस कर रहा है। पहली बात तो इंडिया में बहुत सारे लोग विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं। ठीक है, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। बहुत बार रेलवे से चीजों को चोरी कर लिया जाता है। अरे बल्ब वगैरह, पंखे चोरी कर लिए जाते हैं। सीट के ऊपर जो कवर होते हैं वो भी चोरी कर लिए जाते हैं। अगर आप थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी में जा रहे लोग वहां से तकिए तौली कर चोरी करके ले जाते हैं, चद्दरें चोरी करके ले जाते हैं। तो इंडिया में ये थेफ्ट वाली प्रॉब्लम है ना, ये बहुत बड़ी है। ठीक है, उसके अलावा लोग अननेसेसरी जो है चेन खींच लेते हैं, कहीं पे भी ट्रेन को रोक देते हैं, ट्रेन का चेन खींच के रोड के उसको भाग जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में जो रेलवे फेस कर रहा है, जिसको दूर करने की जरूरत है। ठीक है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट में अगला जो आपका आता है वो आता है पाइपलाइंस। ठीक है, पाइपलाइन एज कंपेयर टू रेलवे एंड रोडवे एक काफी नया एक ट्रांसपोर्ट का तरीका है। पहले पाइप्स के थ्रू ज्यादातर पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता था फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। बाद में मॉडर्न समय में अभी पाइप्स का हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, नेचुरल गैस वगैरह को करने में किया जाता है। सॉलिड्स को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, कोल को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कोल को ट्रांसफर करने के लिए पहले आप उसको स्लरी बनाना पड़ेगा। स्लरी इन द सेंस कि उसके अंदर बहुत सारा वाटर मिक्स करना पड़ेगा। वाटर मिक्स करने के बाद जब वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है, हल्का फुल्का, तब आप उसको पाइप्स के थ्रू कर सकते हो। इंडिया में कई जैसे पानीपत है, पानीपत है, मथुरा है ना, बरौनी है, ये इंटीरियर एरियाज में है, ये कोस्टल एरिया में तो नहीं है। तो जो नेचुरल गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्री से, पहले उसको आप मुंबई तक लेके आते हो। मुंबई से पाइपलाइन के थ्रू, या कांडला से, या विशाखापट्टनम से पाइपलाइन के थ्रू आप उसको पानीपत लेके आते हो, मथुरा लेके आते हो, बरौनी लेके आते हो, या फिर और किसी इंटीरियर रिफाइनरी में लेके आते हो। तो कैसे लेके आते हो? ट्रक्स के थ्रू थोड़ी लेके आओगे, पाइपलाइन के थ्रू लेके आते हो, है ना। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। उसके बाद वहां पे रिफाइनरी में उसको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब कहता है कि पाइपलाइन को बिछाने की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक बार अगर आपने पाइपलाइन को बिछा दिया ना, उसके बाद उसको मेंटेन करना बहुत सस्ता पड़ता है। तो कुछ पाइपलाइन की इसने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात की है, जैसे अपर आसाम, जैसे डिगबोई वाला रीजन हो गया, जहां से जो है हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल निकाला जाता है, वहां से कानपुर तक जो है पाइपलाइन बिछाई गई है। कानपुर में क्योंकि रिफाइनरी है, तो वो पाइपलाइन के थ्रू आती है वाया गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद। उसके अलावा गुजरात में जो रीजन है सलाया, सलाया से लेके जलंधर तक भी बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, जो अलग अलग जगह से निकल के आते हैं, जैसे जैसे वीरमगम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, यहां से निकल के वो जाती है जलंधर तक। ठीक है, उसके अलावा गैस पाइपलाइन है हमारे पास, इंडिया में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। गुजरात में जगह है हजीरा, हजीरा से लेके वो चली जाती है कहां पे? उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक, वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस है इंडिया में। ठीक है, तो कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, उनके लोकेशन आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। आपसे सीधा सा पूछ लेगा कि वो कि देखिए, यही आपसे पूछ सकता है कि सलाया और जलंधर के बीच में जो पाइपलाइन है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी से होके पास होती है। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वीरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। खैर,
तो दिस इज ऑल अबाउट आवर रोडवेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वाटरवेज एज वेल। जब वाटरवेज की बात करते हो तो इंडिया बहुत पुराने समय से ही इंटरनेशनल ट्रेड करता रहा है। आज से नहीं भैया, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हमारे रिलेशन थे दूसरी सिविलाइजेशन के साथ। जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी इराक में, मतलब उस एरिया में थी, उनके साथ हम लोग सी ट्रेड करते थे। ठीक है, गुजरात में जैसे लोथल हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी था, तो लोथल से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, और भी कई जगह थी जहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता था। तो एंशियंट समय से ही इंडिया एक सी फेयरिंग कंट्रीज रहा है। सी फेयरिंग इन द सेंस कि हम लोग सी के थ्रू ट्रेड करते रहे हैं। अब जो सी के थ्रू हम लोग ट्रेड करते हैं, ये चीपेस्ट मोड होता है ट्रांसपोर्ट का, सबसे सस्ता पड़ता है। इसके थ्रू आप लोग हैवी और बहुत बल्कि सामान को भी इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। इंडिया में इनलैंड नेविगेशन भी काफी पॉपुलर है पुराने समय से ही। इंडिया में जो इनलैंड वाटरवे है उसकी लेंथ लगभग आपका 14,500 किलोमीटर तक हो जाती है, जिसमें से 5,685 किलोमीटर आप मैकेनाइज्ड वेसल्स यानी कि बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, जो 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 इंजन से चलते हैं, उनको भी लेके जा सकते हो। देखिए, जो हाथ से चलाने वाली नाव होती है वो तो अलग चीज हो गई, उसमें उसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कि बहुत बल्कि गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कर सको। लेकिन जो इंजन से चलने वाले बड़े शिप्स होते हैं, उनके थ्रू डेफिनेटली आप बड़े भारी सामान को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज की कुछ जो है आपको दिखा देता हूं मैं। इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट जो वेज हैं, जैसे आपका हो गया, ये कुछ डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया था यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो इंडिया का जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, वो किस किस के बीच में है, वो आपका आता है हल्दिया से लेके इलाहाबाद के बीच में। तो 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है बिटवीन हल्दिया टू इलाहाबाद। नेशनल हाईवे जो वाटरवे 2 है आपका, वो आपका आता है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बिटवीन सदिया एंड धुबरी। ये आसाम के अंदर पड़ता है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो। NH3 जो आपका आता है वो आता है वेस्ट कोस्ट कनाल, जो पड़ता है आपका कोल्लम से लेके कोट्टापुरम, तो ये केरला के अंदर है। 205 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। जो NH4 हमारा आता है वो आता है कहां पे, गोदावरी कृष्णा डेल्टा और उसकी कुछ कनाल्स के बीच में आता है, जो आपका चलता है काकीनाडा से लेके पौंडीचेरी के बीच में। इसकी लेंथ हो जाती है आपकी 1078 किलोमीटर। NH5 जो इंडिया में वो आता है आपका ब्राह्मणी रिवर में, उसका जो डेल्टा या जो वाला रीजन होता है वहां पे आता है। ये आता है आपका कहां पे, गोइंखली से लेके तालचर, इसके बीच में पड़ता है, जिसकी लेंथ होती है आपकी 588 किलोमीटर। NH6 जो है आपका आता है वो बराक रिवर पे आता है। ठीक है, लखीमपुर से लेके भांगा। ठीक है, अभी ये बना नहीं है, बनने वाली प्रोसेस में है, लेकिन लखीमपुर से लेके भांगा के बीच में बनेगा ये, जो कई सारे स्टेट्स की प्रॉब्लम सोल्व करेगा, जैसे आसाम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा वगैरह। तो ये कुछ नेशनल वाटरवे इंडिया में है जिसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। तो आपसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जाम में पूछ सकता है। उसके अलावा आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ पे है और एंड पॉइंट कहाँ पे है, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो वही ये बात कर रहा है। उसके अलावा कहता है कि अपार्ट फ्रॉम दीज, इंडिया का जो ट्रेड है फॉरेन कंट्रीज के साथ, 95% जो इंडिया का ट्रेड है, ठीक है, वो आपका सी के थ्रू होता है, ओशंस के थ्रू होता है। अब ये ओशन के थ्रू जो ट्रेड की जाती है भैया, उसके लिए तो आपको पोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि फॉरेन कंट्री से जो सामान आएगा वो भी पोर्ट के ऊपर आएगा। इंडिया से जो सामान को एक्सपोर्ट करोगे वो भी पोर्ट्स के थ्रू करोगे। तो इंडिया में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 295 नॉन मेजर यानी कि माइनर पोर्ट्स हैं। इंडिया का जो 95% जो फॉरेन ट्रेड होता है वो इन 12 मेजर पोर्ट्स के थ्रू होता है, और बाकी 5% जो ट्रेड होता है वो माइनर पोर्ट्स के थ्रू होता है। ठीक है, इंडिया में जो कांदला पोर्ट है गुजरात में, वो इंडिया की सबसे पहली मेजर पोर्ट है, क्योंकि आजादी से पहले कराची सबसे बड़ी पोर्ट हुआ करती थी, लेकिन कराची तो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, तो उसको अल्टरनेटिव हम लोगों ने गुजरात में कांदला पोर्ट डेवलप किया। ठीक है, और मुंबई पोर्ट तो खैर वहां पे है ही। इंडिया में वॉल्यूम के हिसाब से मुंबई पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है। ठीक है, तो पोर्ट्स आपको दिखा देता हूं, डायग्राम तो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मेजर पोर्ट्स, जैसे आपका मेजर पोर्ट में कौन कौन से आ गया, कांदला पोर्ट देखिए यहाँ पे गुजरात में आ गया, और यहाँ पे आपका कराची पड़ जाता है। फिर आपका मुंबई आ गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। फिर आपका यहाँ जो है मरमे गांव हो गया, न्यू मैंगलोर हो गया, ठीक है, कोची हो गया आपका, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैरादीप, हल्दिया।
ठीक है, ये और आपका यहाँ पे हो गया पोर्ट ब्लेयर। तो ये कुछ मेजर पोर्ट्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट भी दे रखे हैं जिसने हैदराबाद, दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता, ये तो एयरपोर्ट्स होकर कोई वो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल चलिए, तो इसने अलग अलग पोर्ट्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है कि मुंबई जो है इंडिया का बिगेस्ट पोर्ट है, ठीक है, नेचुरल है और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। मतलब यहाँ पे आप 12 महीने हर सीजन में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, द जवाहर नेहरू पोर्ट वॉज प्लान्ड विद व्यू टू डीकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट से ही थोड़ा दूर हम लोगों ने एक और पोर्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। पहले इसका नाम जो है नोवा स्कोशिया हुआ करता था, अभी हम लोगों ने इसका नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है। ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि मुंबई पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था। उस बर्डन को थोड़ा सा कम करने के लिए, उसको थोड़ा सा डीकंजेस्ट करने के लिए हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वहां पे बनाया हुआ है। उसके अलावा मरमेगांव जो पोर्ट है गोवा में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी वेरी वेल नो दैट कि गोवा में आयरन और माइनिंग की जाती है, तो वो आयरन और वहां से जो निकाला जाता है उसको गोवा पोर्ट तक लेके आ जाया जाता है। गोवा पोर्ट से फिर उसको हम लोग दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जापान के अंदर और साउथ कोरिया में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है न्यू मरमेगांव पोर्ट है, आपका कर्नाटका में अंदर पड़ता है। कर्नाटका में वेरी वेल नो कि जो कुद्रेमुख माइंस है, यहाँ पे हाई क्वालिटी आयरन ओर मिलता है, तो उस हाई क्वालिटी आयरन ओर को हम लोग मरमेगांव पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कोची भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पोर्ट है केरला के अंदर। ठीक है, उसके अलावा जो तूतीकोरिन है तमिलनाडु में पड़ता है, इंडिया के साउथ ईस्टर्न पोर्ट है, इंडिया का सबसे एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट। ठीक है, ये एक नेचुरल हार्बर है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार जो श्रीलंका में जो शिप्स जाते हैं वहां पे जो हैवी बर्डन हो जाता है तो वो तूतीकोरिन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी वो कार्गोज को हैंडल कर सकता है। उसके अलावा चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। ध्यान रखना है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट नहीं है। विशाखापट्टनम जो इंडिया में है वो है डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड द वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। लैंड लॉक पोर्ट है विशाखापट्टनम, ये पॉइंट आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हो जाता है। उसके अलावा जो पैरादीप पोर्ट है, ठीक है, ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है क्योंकि वहां पे आपका जो रानी खेत है, झरिया है, बोकारो है, ठीक है, वहां से जो आप कोल और आयरन ओर को माइन करते हो उसको आप पोरबंदर पोर्ट के थ्रू, पारादीप पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करते हो। उसके अलावा कलकत्ता जो आपका आता है वो इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। देखिए रिवराइन मतलब ये रिवर के ऊपर बेस्ड है, ओशियन के ऊपर बेस्ड नहीं है। कौन सी रिवर है वहां पे? हल्दिया। ठीक है, हल्दिया। तो कलकत्ता पोर्ट हो गया एक, तो आपका जो रिवराइन रिवर है। अब कलकत्ता पोर्ट को बर्डन को थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोगों ने जो है हुगली रिवर के ऊपर फिर आपका एक हल्दिया पोर्ट भी बना रखा है। ठीक है, और लेकिन जो ये हुगली रिवर के ऊपर पोर्ट हम लोगों ने बनाया है, ये यहाँ पे ड्रेजिंग आपको करनी पड़ती है। ड्रेजिंग का मतलब होता है वहां पर उसको खोद के उसको उसकी डेप्थ को मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारा सेडिमेंट्स आता है रिवर में। तो सेडिमेंटेशन की वजह से उसका जो बॉटम में है सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, तो टाइम टू टाइम उनको आपको ड्रेज करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा मेहनत इसमें जरूर लगता है लेकिन वो मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी एयरवेज के बारे में। बात करते हैं एयरवेज जो है वो फास्टेस्ट है, मोस्ट कंफर्टेबल है और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। प्रेस्टिजियस इन द सेंस के महंगा होता है और आम आदमी तो प्रेस्टिजियस मोड को अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, महंगा होता है, लेकिन फास्टेस्ट है और काफी कंफर्टेबल भी होता है एज कंपेयर टू रेलवेज और रोडवेज। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे हो गई। अब बात यह है कि लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रेच और नॉर्थ ईस्ट जैसे, अब बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पे ना तो रेलवे पहुंच सकती ना जहां पे रोडवेज पहुंच सकता, तो वहां पे आप एयर कनेक्टिविटी के थ्रू पहुंच सकते हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट हो गया है ना, माउंटेनियस रीजन्स हो गए, तो वहां तक आप एयरवेज के थ्रू पहुंच सकते हो, रेलवेज के थ्रू नहीं पहुंच सकते। ठीक है, इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट को 1953 में नेशनलाइज कर दिया गया। एयर इंडिया जो है इंडिया में एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड करवाती है जो कि सरकारी थी, अभी ये भी प्राइवेट कर दी गई है क्योंकि 1953 में एयर इंडिया जो है इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, उससे पहले इट वाज अंडर द रूल ऑफ टाटा। उसके अलावा जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है इंडिया में, जो हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो ओएनजीसी के जो कॉरपोरेशंस होती हैं ऑफशोर, जैसे मुंबई के आसपास होते हैं, ठीक है, उनको वो जोड़ता है मेन जगह से, तो वो आपका हो गया। उसके अलावा आप कम्युनिकेशन की बात करो तो
कम्युनिकेशन भी पिछले काफ़ी समय से बहुत डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको बातचीत करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेशन के कई सारे तरीके होते हैं, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू, प्रेस के थ्रू, फिल्म वगैरह के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है दुनिया में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है, सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। जो पार्सल्स होते हैं, जैसे आप कोई सामान भेजना है, कोई पार्सल भेजना है, तो आप पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो। उसके अलावा जो आप चिट्ठियां भेजते हो, चिट्ठियों को भी आप पोस्ट इनके थ्रू भेज सकते हो, है ना। तो वो जो कार्ड्स आप भेजते हो या चिट्ठियां जो भेजते हो, उसको एयर लिफ्ट किया जाता है, तो एयरवेज के थ्रू उसको अलग अलग जगह पे पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी होता है। उसके बाद सेकंड क्लास मेल भी होता है। सेकंड क्लास मेल में जो किताबें होती हैं, न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन्स वगैरह होती हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, रेलवे नेटवर्क के थ्रू भेजा जाता है। आज के समय में इंडिया में 6 मेल चैनल्स हैं, मतलब हमने नेटवर्क बना रखा है जिसके थ्रू आप इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पे चिट्ठियां, मैगजीन, न्यूज़पेपर भेजते हो। जैसे राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड द पीरियोडिकल चैनल। तो जिस भी तरह का मैगजीन, न्यूज़पेपर, चिट्ठियां वगैरह आपको भेजनी है, ठीक है, आपके जो ऑफिस के लेटर्स हैं वो भेजने हैं, वो इन चैनल्स के थ्रू भेजा जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट आपको भेजनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा समय लेके पहुंचती हैं, सो उसके अकॉर्डिंग उसको भेजा जाता है। ठीक है, एसटीडी हो गया, जैसे आपका एसटीडी को काफ़ी समय से इंडिया में कनेक्ट किया गया है, जिसमें आप कहीं पे भी बातचीत कर सकते हो, सस्ते रेट में बात कर सकते हो। डिजिटल इंडिया जो है एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, जिससे जो है गांव-गांव को कनेक्ट किया जाना है ना, एक ऐसा प्रोग्राम है। तो इंडियन मतलब आईटी, इंडियन टैलेंट प्लस इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू आईटी इंडिया टुमारो। तो ये इसका मोटो है डिजिटल इंडिया का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा एसटीडी मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, इसके थ्रू जो इंडिया के 2/3 विलेजेस को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, जिस वजह से लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। ग्रास रूट लेवल पे ये कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। एसटीडी की जो फैसिलिटी है भैया 24/7 होती है, जब मन करे आपका बात कर सकते हो। मास कम्युनिकेशन के और भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स और फिल्म्स वगैरह के थ्रू आप कर सकते हो। ऑल इंडिया जो रेडियो है आपका, जिसे आकाशवाणी कहते हो, ये ब्रॉडकास्ट करता है अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करता है। दूरदर्शन है इंडिया में जो नेशनल टेलीविजन चैनल है, ये भी इंटीरियर एरियाज तक पहुंचाया जाता है, एंटरटेनमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, उसके लिए। ठीक है, उसके अलावा इंडिया में जो है बहुत बड़े इस लेवल पे न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स मतलब मैगजीन्स वगैरह जो होती हैं वो पब्लिश की जाती हैं। 100 से ज़्यादा लैंग्वेज इंडिया में जो हो डायलैक्ट्स हैं उनके अंदर उनको पब्लिश किया जाता है। हिंदी में सबसे ज़्यादा पब्लिश किया जाता है, उसके बाद इंग्लिश में और फिर उर्दू में किया जाता है। ठीक है, दुनिया में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस करता है, सबसे ज़्यादा फिल्में इंडिया में बनाई जाती हैं। ठीक है, वीडियो फीचर फिल्म्स हो या फिर वीडियो शॉर्ट फिल्म्स हो, वो सब किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एक अथॉरिटी है जो इंडियन फिल्म्स और फॉरेन फिल्म्स को सर्टिफाई करती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन के लिए हो गई। उसके अलावा सिर्फ ये तो डोमेस्टिक हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज द ट्रेड, है ना। तो गुड्स को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन पीपल, स्टेट्स, कंट्रीज, उसको ट्रेड बोलते हो। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है व्हेन इंडिया एक्सचेंजेस गुड्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड और विद द फॉरेन कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड योर इंटरनेशनल ट्रेड। Now this international trade can be through different mediums like sea, air और land roads के थ्रू ये हो सकता है। ठीक है, इंडिया किसी भी कंट्री के जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो उस कंट्री के इकोनॉमी की जो प्रोस्पेरिटी होती है उसके इंडेक्स को शो करता है। मतलब जितना ज्यादा आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो उतनी ही ज्यादा प्रोस्पेरस होते हो। ठीक है, और इंडिया में जो हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उसको कहा जाता है ट्रेड बैलेंस। क्या कहते हैं? ट्रेड बैलेंस। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। अब ये ट्रेड बैलेंस कई बार फेवरेबल भी हो जाता है और कई बार अनफेवरेबल भी हो जाता है। फेवरेबल ट्रेड बैलेंस का मतलब ये होता है कि जब आप लोग इंपोर्ट कम करते हो और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो, दैट इज कॉल्ड योर सरप्लस ट्रेड बैलेंस। और जब आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो, एक्सपोर्ट कम करते हो, दैट इज योर ट्रेड डेफिसिट, जिसे आप अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हो। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अनफेवरेबल बैलेंस होता है क्योंकि वी इंपोर्ट मोर एंड वी एक्सपोर्ट लेस। इंडिया बहुत सारी चीजों को दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, जैसे जेम्स हो गया, ज्वेलरी, केमिकल्स, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और अलाइड प्रोडक्ट्स।
इसी तरह से इंडिया बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट भी करता है फॉरेन कंट्री से, जैसे पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, है ना, उसको करता है, जेम्स को, ज्वेलरी को, केमिकल को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, एग्रीकल्चर, सॉफ्टवेयर, है ना, वो सारी सारी चीज़ें करता है। एक्सपोर्ट को इंडिया, सॉफ्टवेयर को इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इज एक्सपोर्ट जायंट, सॉफ्टवेयर जायंट, मतलब एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया जो है दुनिया का नंबर 1 कंट्री है जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। टूरिज्म की अगर आप बात करें, ठीक है, इंडिया में 1.5 मिलियन लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। टूरिज्म बहुत सारी चीज़ों को के लिए हेल्पफुल होता है। देखिए, लोकल ट्रेड के लिए तो हेल्पफुल होता ही है, जो लोकल ट्रेड होती है उसको इंप्रूव करता है। उसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत बेनिफिशियल होता है ना। जो लोकल हैंडीक्राफ्ट जो लोग बनाते हैं उसको भी एक्सपेंड करता है, उसकी ट्रेड को इंप्रूव करता है। कल्चरल एक्सचेंज होते हैं लोगों के बीच में। मान लो कोई तमिलनाडु से, साउथ इंडिया से अगर कोई लोग नॉर्थ इंडिया में घूमने आए हैं, या फिर नॉर्थ इंडिया से लोग कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घूमने गए हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज भी होता है लोगों के बीच में ना, कल्चरल हेरिटेज, जिससे वो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, वो इंप्रूव होती है। तो ये यहाँ पे वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें आपके टूरिज्म के लिए हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया रैंक्ड वर्ल्ड्स 4th बेस्ट हॉलीडे हेवन। तो पहले नंबर पे इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इंडिया जो है दुनिया में एक टूरिज्म के लिए एक हब बन के उभरा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी को तो डेफिनेटली इंप्रूव करता ही है, साथ के साथ हमारी जो इमेज है, जो सॉफ्ट पावर है, उस सॉफ्ट पावर को भी दुनिया के सामने एक्सपेंड करते हैं हम लोग अपनी थ्रू टूरिज्म, थ्रू मूवीज, है ना, थ्रू म्यूजिक, थ्रू कल्चर। तो वो सारी सारी चीजें यहाँ पे हो गई हैं। तो दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट योर ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे हम लोगों ने देखा लैंड, वाटर और एयर। कम्युनिकेशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है। टूरिज्म की हम लोगों ने बात किया, एसटीडी नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने बात किया, पोस्टल नेटवर्क के बारे में बात किया। तो वो सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। तो दिस वाज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। अभी हम लोग आगे शुरुआत करने वाले हैं आपकी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। उसके अलावा प्रीलिम्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। आराम से आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या कहता है एक तरफ उसने नेशनल हाईवेज दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसने नेटवर्क दिया हुआ है कि कौन कौन सी सिटीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। चेन्नई एंड हैदराबाद, मुंबई एंड कलकत्ता, अहमदाबाद एंड जोधपुर। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि जो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं इंडिया के, वो आपको याद करने पड़ेंगे। अभी इनकी नेमिंग हम लोगों ने चेंज कर दी है। जैसे पहले जो NH-12 हुआ करता था वो NH-19 हो गया। NH-1 जो पहले NH-1A हुआ करता था, अभी वो NH-1 हो गया, जो आपका उरी से लेके जो लेह तक जाता है। पहले जो NH-1 हुआ करता था वो NH-44 हो गया है कंप्लीट। तो जो NH-44 है ना, तो वो चीजें थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। कुछ हाईवेज को हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दी इनकी नेमिंग, तो वो आप देख सकते हो डेफिनेटली। दैट इज योर जॉब टू डू। तो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज को। अभी मिलते हैं आगे 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज में। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करने वाले हैं उनके लिए तो एनसीईआरटी बिल्कुल एक फाउंडेशन हो जाती है। जो बच्चे ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं या कई साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना, उतनी ही बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किया है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो अगर आप एनसीईआरटी को ही इग्नोर कर दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके वैसे ही छूट जाएंगे। तो जो आपका बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल सोर्सेज होते हैं, उन सोर्सेज को तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा रेफरेंस के लिए हम कुछ अलग से बुक्स यूज करते हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन कम से कम आपको जो स्टैटिक पार्ट है, जो आपका फंडामेंटल जो आपकी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वो तो आप अच्छे से पढ़िए ना। चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।